हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में 2019 बोर्ड पेपर सीबीएसई बोर्ड पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ये आपके पास सामने ये जो पेपर है, तो यू ऑलरेडी नो द पैटर्न बाय नाउ कि 2 आवर्स का पेपर है और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं दैट इज 50, राइट। ओके, सेक्शन ए, ये 19 का जो पैटर्न है इसमें इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। जो इस साल आपसे 2026 में आगे पूछा जाएगा उस पैटर्न से ये काफ़ी डिफरेंट है। तो ये सिर्फ मैं इसलिए अभी डिस्कस कर रही हूँ ताकि जस्ट वी कैन गो थ्रू द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड, बट द पैटर्न जो है वो हमेशा डिफरेंट ही रहेगा इस वाले पेपर से। So question number one, name the channel of distribution that is used for selling goods through mail order. So the answer is direct distribution. ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जहाँ पे गुड्स जो है कस्टमर को सेल किए जाते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग एनी मिडल मैन। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, breaking of market into smaller units consist of people with similar taste and behavior is called as segment. सेगमेंटेशन क्या होता है? हेट्रोजीनियस मार्केट को ब्रेक करना होमोजीनियस मार्केट में। होमोजीनियस का मतलब है सेम टेस्ट हो, इंडिविजुअल्स के सेम बिहेवियर हो। तो हम हेट्रोजीनियस में मिक्स टाइप ऑफ कस्टमर होते हैं जिसके डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट प्रेफरेंसेस होता है। ठीक है, यहाँ डिफरेंट टेस्ट होता है एंड बिहेवियर, एंड हियर इट इज सेम टेस्ट एंड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर थ्री, Big Bazaar and Reliance have positioned themselves as economical stores. तो हमें टाइप ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बतानी है जो बिग बाजार और रिलायंस ने अडॉप्ट की है। सो दे हैव पोजीशन देमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। ठीक है, पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज आपके कोर्स में है। तो पोजीशनिंग की जाती है ऑन द वेरियस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, क्वालिटी। जहाँ पे इधर बिग बाजार और रिलायंस ने जो पोजीशनिंग की है वो बोला है दे हैव पोजीशन देमसेल्फ एज इकोनॉमिकल। इसका मतलब दे हैव पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। फोर्थ, नेम द हाईएस्ट पोस्ट इन सेल्स टू विच अ सेल्स मैनेजर कैन बी प्रमोटेड। सो इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और नेशनल सेल्स मैनेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, when a product is successfully priced higher than its objective monetary value, then related customer value is called। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? अगर प्रोडक्ट को जो सेलर है वो हाई प्राइस उसका हाई सेट कर देता है, ठीक है, देन इट्स ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी वैल्यू, उसका प्राइस सपोज मतलब कि जो उसका मेन मॉनेटरी वैल्यू, यानी कि अगर हमने उसको बेचना था 100 पे पर अब हम उसको 120 पे बेच पा रहे हैं, तो कस्टमर रिलेटेड कस्टमर वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि कस्टमर के लिए वो प्रोडक्ट काफ़ी वैल्यूएबल है। ही इज ट्रीटिंग इट एज अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ही हैज़ अ पॉजिटिव कस्टमर वैल्यू, तभी सेलर इज इन अ पोजिशन कि वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सके। अगर नेगेटिव कस्टमर वैल्यू होती तो प्राइस वुड हैव बीन लोअर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द फर्स्ट स्टेप इन द सेल्स प्रोसेस ओवरव्यू इज prospecting, qualifying, placing the presentation, objection and handling objection. Answer है prospecting. Okay. Next question, advertising or sales promotion are the examples of which P of marketing mix? तो advertising और sales promotion जो है they are the example of promotion marketing mix. What has become almost mandatory for a salesman to facilitate expert discussion? So दो चीज़ें बहुत important है, एक knowledge और second one is use of technology.
ये दोनों चीजें सेल्समैन के पास मतलब मैंडेटरी हैं कि दे शुड हैव नॉलेज, दे शुड नो हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी, तभी वो जो है एक्सपर्ट डिस्कशंस कर सकेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर्ड बिफोर सेलिंग अ प्रोडक्ट बाय सेल्समैन। तो क्वेश्चंस, सेल्समैन जो है वो क्वेश्चंस पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, बिफोर ही मीट्स द कस्टमर। सो दिस इज called as pre-approach or planning the presentation. He prepare a list of questions, so it is called as pre-approach. Question number 10, factors like age group, income level, gender, they are considered in which type of segmentation? They are the part of demographic segmentation. ठीक है, बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हमने पढ़े थे, 4 बेसिस होते हैं, ज्योग्राफिक, बिहेवियरल, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक। एज ग्रुप, इनकम लेवल, जेंडर आते हैं डेमोग्राफिक में। नाउ व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल रिलेशनशिप? सो द आंसर इज बिजनेस रिलेशनशिप्स may involve many transactions, ठीक है, and these relationship may last for many years. लास्ट फॉर मैनी ईयर्स, तो इसी को हम बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हों, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जो काफ़ी समय तक चले, दैट इज कॉल्ड एज फंक्शनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन कस्टमर माइट शो सम क्यूरोसिटी और रेज सर्टेन क्वेश्चंस। तो जो कस्टमर अगर कोई क्वेरी पुट करता है सेल्समैन के आगे या कोई क्वेश्चंस पूछता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्शंस, राइट। नो, नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब है टैंजिबल गुड और इंटैंजिबल सर्विस। टैंजिबल का मतलब होता है जो चीज़ आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन इनटैंजिबल में यू कैन ओनली फील, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। So product includes both tangible good or intangible services which meet the customer need. Okay, and list the range of position a salesman can achieve in his career. तो कौन कौन सी position salesman अपने career में achieve कर सकता है? He can be promoted to field sales manager. जो salesman है, he can become field sales manager. ठीक है, area sales manager, zonal or regional sales manager, and he may also reach the highest level in selling career as vice president, नीचे लिख देती हूँ मैं, वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल सेल्स मैनेजर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ अ सेल्स पर्सन मेक अ प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव? कैसे इफेक्टिव कर सकता है कि जब से प्रेजेंटेशन अगर सिंपल हो, कन्विंसिंग हो तो इफेक्टिव हो जाती है, और उस लैंग्वेज में हो विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। प्रेजेंटेशन अगर किसी ऐसी लैंग्वेज में जो कस्टमर को आती नहीं है तो उस प्रेजेंटेशन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। देन इट शुड बी मेड फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बननी चाहिए, एंड इट शुड बी आई कैचिंग, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्राइसिंग स्ट्रैटेजी दैट यू विल ऑप्ट टू ब्रिंग आउट अ न्यू प्रोडक्ट। जब भी प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में हम लॉन्च करते हैं तो कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फर्म फॉलो कर सकती है? ईदर स्किमिंग और पेनिट्रेशन। ठीक है, अच्छा पेनिट्रेशन की आई हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग, लेट मी करेक्ट इट बेटा फॉर यू। इट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करते हैं तो लो प्राइस में करते हैं, और स्किमिंग में व्हेन वी लॉन्च द प्रोडक्ट वी लॉन्च एट अ हाई प्राइस, राइट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय अप्रोच? अप्रोच का मतलब होता है प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन बाय द सेल्स पर्सन। ठीक है, जब सेल्समैन प्रेजेंटेशन कस्टमर के आगे, कस्टमर को प्रेजेंटेशन देता है, डिस्कस करता है प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, तो उसी को हम अप्रोच बोलते हैं। तो प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन टू डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। पर्पस क्या है? कस्टमर को कन्विंस करना टू बाय द प्रोडक्ट। ठीक है, और अगर जरूरत पड़े तो ही कैन ऑल्सो गिव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन दे दे। कई प्रोडक्ट टेक्निकल होते हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होती है। नाउ गिव द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। सेल्स पर्सन को सेल्स पर्सन का मेन रोल क्या है? इन ऑर्डर टू सेल द प्रोडक्ट ही हैज टू कंटिन्यूसली फाइंड न्यू कस्टमर। तो कस्टमर्स को ढूंढना उस सेल्स पर्सन का काम है। तो फर्स्ट स्टेप सेलिंग प्रोसेस में क्या है? फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेक्ट होता है हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, जो अभी तो नहीं है बट फ्यूचर में हमारे रियल कस्टमर्स हो सकते हैं। सो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट is called as prospecting, right? List the various steps involved in the sales process overview. So आपके पहला हो जाएगा step prospecting, then qualifying, then placing presentation, objections and handling objections, handling objections, and closing sale and follow up. Okay, now question number 20. What are the various, how is segmentation done by the marketers? तो मार्केटर्स सेगमेंटेशन कैसे करते हैं? ठीक है, इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने आपको पहले ही शेयर की हुई है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन कैसे की जाती है? देयर आर 4 वेज। सॉरी, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, then comes your psychographic, and behavioral। तो इस बेसिस में हम सेगमेंट मार्केटर जो है सेगमेंटेशन करता है। ठीक है, ज्योग्राफिक में कैसे करता है सेगमेंटेशन? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स,
क्लाइमेट कैसा है, एंड स्टेट्स के बेसिस में एक्सेट्रा। डेमोग्राफिक में कैसे सेगमेंटेशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एज, जेंडर, इनकम। डिटेल वीडियो अपलोडेड है बेटा, तो अगर आपको डिटेल में ये टॉपिक बेसिस और सेगमेंटेशन समझना है, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो। एजुकेशन लेवल, occupation, etc. Okay, then comes your psychographic segmentation. Psychographic में on the basis of personality, social class, lifestyle, and comes behavioral. बिहेवियरल में ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑन ओकेजन्स, ये बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पहले भी, है ना। बेनिफिट सॉर्ट एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ अ गुड सेल्स पर्सन। पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स का बेसिकली मीनिंग है कि देखिए, सेल्समैनशिप के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनल ग्रूमिंग एंड एटिकेट्स। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, इसलिए सेल्स पर्सन की प्लीजिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। एंड ही शुड बी गुड एट हार्ड स्किल्स। ही शुड नो कैसे लोगों से कम्युनिकेट करना है, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, and at the same time he should have soft skills of listening with the concern। अगर वो कस्टमर की बात बहुत ध्यान से सुनता है, उनके ग्रीवियंसेस को, ऑब्जेक्शंस को ध्यान से कंसिडर करता है, तो इट विल हेल्प इन कन्वर्टिंग द प्रोस्पेक्ट्स इनटू द बायर। तो जो कस्टमर्स है दे विल बी कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्समैन शुड हैव पीपल स्किल्स। पीपल स्किल्स का मतलब है ही शुड नो हाउ टू टॉक, ही शुड नो हाउ टू लिसन, ही शुड बी वेरी गुड इन डीलिंग विद द कस्टमर। व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स? अब देखिए, लॉन्ग टर्म अगर कस्टमर से रिलेशनशिप डेवलप करने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि सेल्स पर्सन शुड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर नीड्स। तो सेल्स पर्सन इसके लिए ही नीड्स टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। ही शुड नो हाउ टू कन्विंस द प्रोस्पेक्ट्स, कैसे प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करना है ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदे। तो इसके लिए ही शुड बी वेरी स्किलफुल कि क्वेश्चंस पूछे, प्रोस्पेक्ट्स की, बायर्स की जो नीड्स हैं उनको कंसिडर करे। सो ही शुड हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट इज मार्केट इंफॉर्मेशन। सो नॉलेज मार्केट की होना, कोई भी मार्केट हो, रूरल हो, अर्बन हो, सेल्स पर्सन शुड हैव द नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो ही शुड एक्सप्लोर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, एंड उनको पता होना चाहिए कि कस्टमर की क्या नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं, क्या परचेजिंग पावर है, कैसा बाइंग बिहेवियर है कस्टमर का। तो वो तब अगर ही शुड हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, अबाउट द कस्टमर, देन ही कैन help in achieving the sales target. Now, question 22. How is internet revolution affected the sales in today's era? देखो, आज पहले ऑफलाइन सेलिंग होती थी, ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी। नाउ द शिफ्ट इज टूवर्ड्स ऑनलाइन, और वी कैन से वेब मार्केटिंग। तो डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ है और कस्टमर्स के पास अब काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नेट के थ्रू, एंड दे कैन प्लेस ऑनलाइन ऑर्डर्स विद इन मिनट्स। सो ट्रेडिशनल सेलिंग जो है वो रिप्लेस हो गई है वेब मार्केटिंग से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सेल्स पर्सन जो, he should have thorough knowledge about the how to operate the company's website, and कैसे डिज़ाइन करना है अट्रैक्टिव वेबसाइट, कैसे कंपनी कम्युनिकेट करनी है कंपनी की इंफॉर्मेशन कस्टमर के साथ। दैट इज़ वेरी एसेंशियल। सो वेब मार्केटर जो है, ही कैन प्रमोट द वेबसाइट कंटेंट इन अ वेराइटी ऑफ
फॉर्मेट्स। सो देयरफॉर डिजिटली जो रेवोल्यूशन हुआ है उससे सेल्स इंक्रीज ही हो रही है, क्योंकि कस्टमर्स जो हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दे कैन प्लेस, एंड दे हैव वाइड चॉइस अवेलेबल आल्सो। तो नॉलेज और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि सेल्स पर्सन शुड हैव द नॉलेज एंड हाउ टू यूज द टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 23, हाउ डज अ सेल्स पर्सन कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू जनरेटर? तो दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ अ सेल्समैन कि ही हैज टू कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू जनरेशन। देखो, सेल्स पर्सन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करे, ठीक है। एंड सेल्स इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगा, कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होंगे। सेल्स से रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो कैसे वो रेवेन्यू जनरेटर होता है, क्योंकि ही प्लेज अ बिग रोल इन इंक्रीजिंग दी सेल्स ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे सेल्स मैनेजर परफॉर्म कर रहा है, सेल्समैन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सेल्स पर्सन को टारगेट्स दिए जाते हैं एंड उनको कंटिन्यूसली रिमाइंड किया जाता है कि कैसे उनको कंपनी के सेल्स को, रेवेन्यू को, प्रॉफिट को इंक्रीज करना। नाउ क्वेश्चन 24, sorry. As a salesperson, prepare a list of any 6 question for a selling a mixer grinder. ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, आप कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं एंड यू हैव टू जस्ट इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ सेल्स मैनेजर, अ सेल्स पर्सन, एंड कैसे आप कस्टमर से क्वेश्चंस पूछोगे जब वो मिक्सर ग्राइंडर खरीदने आपके पास आता है। तो आप ये पूछ सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि आर यू ऑलरेडी हैविंग अ मिक्सर ग्राइंडर, तो विच ब्रांड यू आर हैविंग, तो आप इन जनरल ये पूछिए कि सेकेंड, हु यूजेस मिक्सर ग्राइंडर एट योर होम, आप खुद यूज करते हैं या आपके जो मेड है घर पे, हेल्पिंग हैंड है, वो यूज करती है। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि व्हाई डू यू वांट टू चेंज इट, क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जिस्टिंग मिक्सर ग्राइंडर में। फोर्थ क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राइंडर, कि क्या रिपेयरिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, इसलिए आप नया ले रहे हैं। फिफ्थ, वुड यू लाइक टू परचेज अ मल्टीपर्पज ग्राइंडर, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ईएमआई के थ्रू खरीदना चाह रहे हैं या कैसे खरीदना चाह रहे हैं। तो सो मेनी क्वेश्चंस यू कैन फ्रेम योरसेल्फ। देन 25th क्वेश्चन जो है वो तो बार बार हर पेपर में आ रहा है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड प्रोस्पेक्ट। ही शुड नीड द प्रोडक्ट, he should have a decision making power, he should have a legal he should be legally capable to buy the product, and paying capability भी होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन 26 पोजीशनिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर है कि यू हैव टू एक्सप्लेन पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर बेनिफिट्स और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो मार्केटर है बेटा, अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करता है ऑन द बेसिस कि कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलेगा अगर वो प्रोडक्ट यूज करता है। जैसे कि मैट्रेसेस को कैसे पोजीशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर कंफर्ट, अगर कस्टमर उस मैट्रेस को यूज करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कंफर्ट मिल रहा है। ऐसे ही जो फेयर एंड लवली क्रीम है वो कैसे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करती है कि अगर कोई भी फेयर एंड लवली क्रीम यूज कर रहा है तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ही और शी विल गेट फेयरर, ठीक है। तो इस तरह प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को हाईलाइट किया जाता है एंड प्रोडक्ट की पोजीशनिंग होती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास, यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी मार्केटर यूज करते हैं to portray that the product they are offering are different from the existing product category.
ठीक है, वो ये बोलते हैं कि जो हम अभी प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं वो डिफरेंट है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कंपनी ऑफर कर रही है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल है स्प्राइट। स्प्राइट जो है, ठीक है, पिच्ड इटसेल्फ अगेंस्ट कोका कोला एंड पेप्सी। उन्होंने अपने आप को कैसे पोजीशन किया कि हम एक डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी है, डिफरेंट प्रोडक्ट क्लास है, वी आर डिफरेंट फ्रॉम कोका कोला एंड पेप्सी, and they have positioned themselves as uncola, something which is not cola। तो आप अपने आप को हाईलाइट करते हो कि हम जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में हम उनसे कैसे हटके हैं, कैसे डिफरेंट है। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, जब भी डिफरेंस आए, माय एडवाइस टू यू ऑल, डिफरेंस को हमेशा बेटा टेबुलर फॉर्म में लिखा करो। हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स क्या है? रूल्स बेस्ड है। एंड सॉफ्ट स्किल्स दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड। फिर हार्ड स्किल्स जो है ये आप लर्न करते हो कहाँ पे? स्कूल पे, कॉलेजेस में, या ट्रेनिंग आपको दी जाती है, राइट। सॉफ्ट स्किल्स दे आर लर्न ऑन द जॉब। एग्जाम्पल जैसे मैथ्स फिजिक्स आप कहाँ करते हो लर्न? स्कूल में ही करते हो, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, राइट, सेल्फ मैनेजमेंट, नेगोशिएटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे सॉफ्ट स्किल्स के एग्जाम्पल। Let's move to question number 28. Explain the various types of objections. So, कस्टमर जो है जब गुड्स को नहीं खरीदता तो, या गुड्स के खरीदने के टाइम पे वो बहुत सारी क्वेरीज क्वेश्चंस रेज करता है, उन्हीं को हम ऑब्जेक्शंस बोलते हैं। पहला ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू हाई प्राइस। तो इसमें वो क्या बोलता है कि प्रोडक्ट बड़ा एक्सपेंसिव है। तो इन दैट केस सेल्स पर्सन कन्विंस करता है बायर को कि क्यों प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का है, इम्पोर्टेंस है प्रोडक्ट की, क्या इम्पोर्टेंस है वो बताता है, और कैसे कस्टमर के लिए वो वैल्यूएबल होगा, उसके बेनिफिट्स बताता है। दूसरा ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसमें कस्टमर को ये लगता है कि प्रोडक्ट जो है वो अगर वो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। अब इस केस में सेल्स पर्सन कस्टमर को एश्योर करता है कि नहीं, ये जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का है, परफॉर्मेंस अच्छी है, फीचर्स अच्छा है, और पॉजिटिव रिव्यूज एग्जिस्टिंग कस्टमर के बताता है। थर्ड ऑब्जेक्शन है रिलेटेड टू प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेटिंग इसका मतलब है वो लेम एक्सक्यूजेस कस्टमर देता है। अगर उसको प्रोडक्ट नहीं खरीदना, कोई ना कोई बहाने या एक्सक्यूज देता है। जैसे वो बोलेगा कि मुझे अपने एल्डर से घर जाके पूछना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आई विल कम लेटर, कुछ ऐसे बहाने मारेगा। तो इस केस में सेल्स पर्सन ही शुड अंडरस्टैंड कि जो कस्टमर्स हैं वो टाइम लगाते हैं प्रोडक्ट को खरीदने में। तो वो क्या करेगा, ही विल टेल द कस्टमर दैट हम फ्यूचर में कोई मीटिंग फिक्स करते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस। देन द फोर्थ वन इज कंसील्ड ऑब्जेक्शंस। कंसील्ड ऑब्जेक्शंस में कई बार एक्चुअल रीजन कस्टमर नहीं बताता है सेल्स पर्सन को। हो सकता है उसको प्राइस जो है वो डिस्टर्ब कर रहा हो, लेकिन वो ये बोले नहीं साइज अच्छा नहीं है प्रोडक्ट का। तो उस केस में कस्टमर के साथ सेल्स पर्सन को बहुत बार कंटिन्यूसली बात करनी चाहिए, ताकि वो कोई ना कोई जो मेन रीजन है वो पता लग जाए कि वाई ही इज नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, और उसको बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करें। ओके, नाउ
Question 29. Explain the following responsibilities of a salesperson. First is to collect payment. देखिए, कलेक्शन कई बार क्या होता है कि जब भी सेल्स पर्सन कस्टमर को प्रोडक्ट देता है तो जरूरी नहीं है कैश उसी समय मिल जाए. कस्टमर जो है वो प्रॉमिस करता है कि मैं फ्यूचर डेट में पेमेंट दूंगा. तो नाउ बिकम्स अ वेरी इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सेल्स पर्सन कि कैसे वो कस्टमर को स्किलफुली हैंडल करे और कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कस्टमर से ड्यूज कलेक्ट करना, क्योंकि कस्टमर से इस तरह आपको पेमेंट बाद में फ्यूचर डेट में कलेक्ट करनी चाहिए कि देयर फीलिंग शुड नॉट गेट हर्ट. एंड ऑल्सो अगर आप उनको बार बार अप्रोच करते हो तो देर इज अ डेंजर ऑफ लूजिंग अदर गुड कस्टमर. ठीक है, क्योंकि ये जो कस्टमर आपको पेमेंट नहीं कर रहा दे रहा तो he can spoil the name of the salesman. He can put any other allegation. एक तो वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा और हो सकता है वो बैड वर्ड ऑफ माउथ से कंपनी की इमेज खराब करे. तो बहुत ज़रूरी है कि he should be very skillful enough in collecting the dues from the customer. साथ में टाइमली कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Then to build company's image. सेल्स पर्सन को इमेज बिल्डर बोला जाता है क्योंकि ही इज द वन हु डील्स विद द कस्टमर. ठीक है, ही इज कॉल्ड एज इमेज बिल्डर. अब अगर वो कैसे कंपनीज की पॉलिसीज क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, वो जिस तरह प्रमोट करता है कस्टमर के आगे, जिस तरह कस्टमर से बात करता है, दैट is going to create goodwill of the company, image of the company. So he has to be very good and he has to play important role of building the goodwill of the company. Now question 30. Explain any 5 job related difficulties in selling career of a salesperson. 5 job related difficulty. So पहला तो है कि सबसे मेन डिफिकल्टी क्या है कि सेल्स पर्सन को compete करना पड़ता है किससे, लो प्राइस कॉम्पिटिटर से. मैं सिर्फ ये बेटा आपको पॉइंट्स बता रही हूँ इसकी. जब पेपर में आप लिखेंगे तो आपको हेडिंग है, ये हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है. ठीक है, डिटेल में मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह पहले समझाया हुआ है. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. सेकंड का क्या है कि प्लानिंग बजट कट्स. थर्ड, कस्टमर की लॉयल्टी विन करना. वो भी एक चैलेंज है क्योंकि आजकल बहुत प्रेफरेंसेस है कस्टमर के पास, तो वो एक सेकंड नहीं लगाते हैं दूसरे ब्रांड में स्विच करने. कस्टमर को रोक के रखना, रिटेन करना चैलेंज है. इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये भी एक चैलेंज है. इंटरनेट रेवोल्यूशन के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देन हैंडलिंग लॉन्गर डिसीजन टेकिंग टाइम. कस्टमर्स काफ़ी टाइम लगाते हैं परचेज करने से पहले. राइट, एथिकल इश्यूज. तो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं आपकी बुक में. 10 पॉइंट्स आई थिंक लिस्टेड है. ठीक है, कोई भी 5 आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इश्यूज. एक्सप्लेन 5 टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग सेल. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिर्फ टेक्निक्स लिख रही हूँ क्योंकि इसकी भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी. तो फर्स्ट इज एजम्पशन क्लोज, जिसमें अपने आप ही सेल्समैन एज्यूम कर लेता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को खरीदेगा. ठीक है. सेकेंड इज अफोर्डेबिलिटी क्लोज. Third is alternative clause. Please go and watch the detailed video for this answer. I have already discussed this
इन यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 4 जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी उसी का टॉपिक है फ्यूचर क्लोज, देन स्पेशल स्कीम क्लोज, एंड सिक्स्थ वाला है कंक्लूडिंग क्लोज, राइट. If you want me to share the marking scheme of this question paper with you, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ये शेयर कर दूंगी इसके आंसर्स, प्रॉपर आंसर्स, ठीक है, जैसे आपको पेपर में लिखने हैं. बट फॉर दैट आई वांट कि आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिए कि यू वांट दैट, सो दैट आई कैन नो दैट अगर मेरे को अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, रिक्वेस्ट आती है, तो डेफिनेटली आई विल शेयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.